वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि इसके पहले के जो भी प्रश्न हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लेंगे। और ये जो है इसका पार्ट 2 है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है उसके बारे में। तो इसको देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग इन सारे प्रश्नों से रूबरू हो सके। और इसके बाद है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि जो भी नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे, जो भी लगे कि ये चीज़ नया है, तो उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न पर हम लोग। तो प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त की सेना का डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो डाकुओं का गिरोह इससे किसने कहा था? प्लाटार्क ने कहा था, प्लिनी ने कहा था, जस्टिन ने कहा था, या फिर मेगास्थनीज ने कहा था? किसने कहा था चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। राइट आंसर ऑप्शन 3। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ जम्बू द्वीप को रौंद डाला। यह कथन किसका है? क्या कथन है? चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ जम्बू द्वीप को रौंद डाला। ये कथन जो है ये किसका है? तो प्लूटार्क का है, टॉलमी का है, हेरोडोटस का है, या फिर प्लिनी का है? किसका है? प्लूटार्क का है, टालमी का है, हेरोडोटस का है, या फिर प्लिनी का है? किसका है ये कथन? तो ये कथन जो है ये किसका है? प्लूटार्क का है। किसका कथन है? प्लूटार्क का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ जम्बू द्वीप को रौंद डाला, ये कथन प्लूटार्क का है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। किस बृहद शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस बृहद शिलालेख में मिलता है? तो ये 11वां शिलालेख है, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, या फिर 14वां शिलालेख है? कौन सा शिलालेख है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया या फिर कलिंग विजय कब हुआ। तो ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। क्या होगा? 261 ईसा पूर्व या फिर 261 बीसी। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मौर्य शासक अशोक तथा खारवेल कलिंग के शासक खारवेल के बीच हुआ था। और इसका जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख पर है। अशोक के 13वें शिलालेख पर है। सही जवाब ऑप्शन 3। मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था। मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था कौन सा? कल्याण, सोपरा, बलूचिस्तान, या फिर ताम्रलिपि? कौन सा था जो कि प्रसिद्ध बंदरगाह था मौर्य काल में? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मौर्य काल का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन था? ताम्रलिपि था। कौन था? ताम्रलिपि था। ताम्रलिपि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ताम्रलिपि जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापार का निकास बिंदु था। क्या था? दक्षिण और दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापार का निकास बिंदु था। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में हमारे होता भड़ोच, अगर ऑप्शन में हम लोगों के भरूच होता, क्या भरूच होता? क्या होता? भरूच अगर होता तो हम लोग इसको टिक करते, भरूच को टिक करते, क्योंकि मौर्य काल में भरूच एक प्रमुख बंदरगाह था। तो अगर ऑप्शन में भरूच होगा तो हम लोग भरूच को टिक करेंगे, और अगर भरूच को छोड़ करके ताम्रलिपि हो तो हम लोग ताम्रलिपि को टिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ताम्रलिपि। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति से युद्ध किया था? किस यूनानी सेनापति से युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनानी सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ कब था। तो ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये यूनानी सेनापति कौन था? तो सिकंदर था, पोरस था, सेल्यूकस था, या फिर हेरिकस था? इनमें से कौन था? सिकंदर था, पोरस था, सेल्यूकस था, या फिर हेरिकस था? तो इनमें से कौन था?
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि वो यूनानी जो था वो कौन था, तो वो यूनानी सेल्यूकस था। कौन था वो यूनानी? वो यूनानी जो था वो सेल्यूकस था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्यूकस। अब किस यूनानी सेनापति से इसने युद्ध किया था? तो वो सेल्यूकस था। सेल्यूकस का जो पूरा नाम है वो क्या है? सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है। क्या नाम है इसका? सेल्यूकस निकेटर जो है ये इसका पूरा नाम है। अब हम लोग देखेंगे कि ये किसका सेनापति था, तो ये सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ था? 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया? सेल्यूकस द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया? तो ये 315 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में। कब सेल्यूकस द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया? तो सेल्यूकस के द्वारा भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में किया गया। अभी अभी हम लोग इसको देखे थे, 305 ईसा पूर्व में किया गया था। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। युद्ध में सेल्यूकस हारने के पश्चात अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासक के साथ किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासक के साथ किया था? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो क्या वो घनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था? कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। युद्ध में हारने के पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। मेगास्थनीज ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज ने जिस ग्रंथ की रचना की तो उसका नाम क्या? मिलिंद पिन्हो था, अर्थशास्त्र था, इंडिका था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका है। और इंडिका की जो रचना है वो किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर यानी कि यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब यहाँ पर ये देखना है कि सेल्यूकस निकेटर तो सेनापति था, तो ये यूनान का शासक कैसे बन गया? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान का जो शासक है ये सेल्यूकस निकेटर बना, और सेल्यूकस निकेटर जो है इसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि कहाँ पर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और वो उसकी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था, और उसी दौरान उसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिका पुस्तक जो है ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, और ये जो है भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा स्रोत है, जिसमें भारतीय समाज से लेकर के प्रशासन तक की विभिन्न चर्चाएं की हुई है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या विशाखदत्त था, कौटिल्य था, विल्हण था या फिर कल्हण था? इनमें से क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। क्या था? कौटिल्य था। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये वही चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो है ये भले ही नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन ये एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, एक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? कौटिल्य। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य के वास्तविक नाम के बारे में अगर बात करता है तो चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चाणक्य जो है इसका वास्तविक नाम क्या विष्णुगुप्त था? क्या विष्णुगुप्त था, देवगुप्त था, रामगुप्त था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। इसके आगे इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त किस ग्रंथ से मौर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा वो कौन सा ग्रंथ है जिससे मौर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो वो क्या राजतरंगिणी है, मंजूश्री मूलक कल्प है, इंडिका है या फिर मंजूश्री कल्प है? कौन सा है?
तो ये जो रचना है ये इंडिका है। कौन सी है? इंडिका है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। मौर्यों की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो मौर्यों की शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो कैसा था? तो प्रजातांत्रिक था, गणतांत्रिक था, राजधर्म था, अरे राजतंत्रात्मक था, या फिर राजधर्म था? क्या था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रजातांत्रिक तो था नहीं, गणतांत्रिक भी था नहीं, और धर्म राज्य भी नहीं था। तो यहाँ पर मौर्यों की शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक। इसमें राजा हुआ करता था। राइट आंसर ऑप्शन 3। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के कितने भाग होते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या 1 भाग होते थे, 2 भाग होते थे, 3 भाग होते थे, या फिर 4 भाग होते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 4 भाग हुआ करते थे। कितने भाग? 4 भाग हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन 4। चंद्रगुप्त के समय में पुलिस को कहते थे, चंद्रगुप्त का जब शासनकाल था तो उस समय पुलिस को क्या कहा जाता था? तो पुलिस को क्या पुलिस कहते थे, रक्षक कहते थे, रक्षिण कहते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते थे? तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें रक्षिण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्षिण। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुलिस जो होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे रक्षिण कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। मौर्य काल में घूम घूम कर सूचनाएं एकत्र करने वाले गुप्तचरों को कहते थे। घूम घूम करके सूचनाएं एकत्र करने वाले गुप्तचरों को क्या कहते थे? तो इन्हें स्थायी कहते थे, संस्थान कहते थे, संचारण कहते थे, या फिर संचारित कहते थे? इनमें से क्या कहते थे इसे? तो मौर्य काल में घूम घूम कर सूचनाएं एकत्र करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संचारण कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? संचारण कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 3। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? यानी कि मौर्य काल में एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें स्थायी कहा जाता था, संचारित कहा जाता था, संचारण कहा जाता था, या फिर संस्थान कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें संस्थान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्थान। संस्थान एक जगह पर होता है, तो वैसे ही एक जगह पर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्थान कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 4। मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। दीवानी न्यायालय, जिन्हें सिविल भी कहा जाता है, तो दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो सबसे पहला चीज़ है कि मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के होते थे? तो मौर्य काल में न्यायालय जो है ये 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता था दीवानी और दूसरा क्या होता था? फौजदारी। एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। यानी दीवानी को सिविल और फौजदारी को क्रिमिनल कोड भी कह सकते हैं। तो इसमें दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य शासनकाल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? इसे कटंक शोधक कहा जाता था, दीवानी न्यायालय कहा जाता था, धर्मस्थ्य कहा जाता था, या फिर दंडाधिकारी कहा जाता था? इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें धर्मस्थ्य कहा जाता था। क्या? धर्मस्थ कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 3। फौजदारी यानी कि क्रिमिनल न्यायालयों का नाम क्या था? फौजदारी यानी कि क्रिमिनल न्यायालयों का नाम क्या था? तो ये कंटक शोधक था। क्या नाम था इसका? कंटक शोधक था, दीवानी न्यायालय था, धर्मस्थ था, या फिर दंडाधिकारी था? फौजदारी न्यायालयों का क्या नाम था? यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का क्या नाम था इसमें? तो क्रिमिनल कोर्ट का नाम जो था वो कटंक शोधक था। क्या था? कटंक शोधक था। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी की, तो इसे धर्मस्थ कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। चंद्रगुप्त के शासनकाल में किस झील का निर्माण किया गया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में किस झील का निर्माण किया गया था? तो वो पुष्कर झील था, वूलर झील था, सुदर्शन झील था, या फिर सुनियाना झील था? कौन सा झील था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। किस झील का? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था।
और ये चंद्रगुप्त के शासन काल में करवाया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत, चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत जो थे पुष्यगुप्त, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 299 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में, 297 ईसा पूर्व में या फिर 273 ईसा पूर्व में? कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, तो ये मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? तो श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में क्या जैन धर्म को अपनाया, ब्राह्मण धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया या फिर भागवत धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म के इनके जो आचार्य थे, इनके जो गुरु थे, वो कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। इन्हीं से उन्होंने क्या किया था? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। ये सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल था, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रवण बेलगोला या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा था चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल? पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रवण बेलगोला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसका जो मृत्यु स्थल है, तो इसका मृत्यु स्थल कहाँ पर है? तो श्रवण बेलगोला में है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। और इसकी मृत्यु होती कब है? तो ये होती है 298 ईसा पूर्व में। कब होती है? तो 298 ईसा पूर्व में। मौर्य काल में परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो परिषद के लिए क्या लोकसभा का प्रयोग होता था, सभा का, राज्यसभा का या फिर मंत्री परिषद का? किस शब्द का प्रयोग होता था परिषद के लिए? तो मौर्य काल में परिषद के लिए मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 4। मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्रशासन में अगर हम लोग बात करें तो क्या संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, हिंदी भाषा का प्रयोग होता था, पाली भाषा का प्रयोग होता था या फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था? तो मौर्य काल में प्रशासन में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 4। भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन पूछ रहा है, ये किसने किया? तो मुद्राओं का प्रचलन नंद वंश ने किया, मौर्य वंश ने किया, जनपदों ने किया या फिर गुप्त वंश ने किया? तो मुद्राओं का, किसी भी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन, तो मुद्राओं का प्रचलन जो है वो सबसे पहले मौर्य वंश ने किया। किसने? मौर्य वंश ने सबसे पहले मुद्राओं का प्रचलन किया। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखें मौर्य वंश से संबंधित, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।